संख्याओं के प्रारंभिक ज्ञान पर प्रश्न इसके सॉल्व करेंगे बच्चों। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। संख्याओं के प्रारंभिक ज्ञान एक बहुत ही आसान टॉपिक है। मैंने संख्याओं के प्रारंभिक ज्ञान के का बेसिक जो है उसका वीडियो है, यूट्यूब पे भी है बच्चों और क्लास प्लस के ऐप में भी है। तुम अगर वो पहले देख लोगे तभी तुम्हें इसके सवाल अच्छे समझ में आएंगे। इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन रखे हैं, बहुत आसान वाले भी हैं बच्चों। 8-10 क्वेश्चन बहुत आसान है जो पढ़ाया गया है उसी पर बेस्ड, और उसके आगे जो क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों। 2 तरह के क्वेश्चन हैं, सब के सब क्वेश्चन पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से कहीं से लिया गया हो, सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। जो अच्छे क्वेश्चन है वो यूपीएससी के आए हुए, सीडीएस के आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन ये अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सवाल एसएससी को में भी इधर आने लगा है, लेकिन अदर पेपर में बच्चों एक सवाल इसका जरूर रहता है, इसलिए ध्यान से समझना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आसान है, 1 घंटे में हो जाएगा पूरा। देखो ये क्वेश्चन सब हैं और कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन कुल मिला के बच्चों 34 है। 34 क्वेश्चन है बच्चों। शुरू चलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन शुरू के 10-12 क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला सवाल, जो अपने बच्चे हैं बच्चों जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनके पास जो असाइनमेंट मिला है उन्हें, वो उसी से देख के उसी के क्वेश्चन हैं। उसके जो बहुत आसान वाले क्वेश्चन हैं मैंने वो हटा दिए हैं। उसमें तुम देखोगे तो करीब 80 क्वेश्चन हैं, तो उसके फालतू वाले क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब इसमें हैं। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। और जिनके पास असाइनमेंट नहीं भी है बच्चों तो ये पर्याप्त क्वेश्चन है, सिर्फ फालतू क्वेश्चन हटाए गए हैं जो तुम अपने आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन एक बार वो वीडियो इससे पहले वाला बच्चों जो संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान का है वो ज़रूर देख लेना, है ना, तभी ये सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। चलो देखते हैं बच्चों। √25 कैसी संख्या है? तो √25 को देखोगे बच्चों तो √25 5 होता है। 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ 5 जो है 5/1 ये एक रैशनल नंबर भी है। ये एक रैशनल नंबर भी है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये रैशनल भी है और ये प्राइम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। ये √25 जब भी पेपर में आता है बच्चों, ये पेपर का है वो सवाल है, बहुत बच्चों ने इसमें प्राइम टिक करके प्राइम टिक कर दिया था। तो जल्दी में मत रहना। अगर कभी भी किसी को, ये हमने किस लिए रखा है, कई बार पेपर में जब भी ध्यान देना कि अगर किसी क्वेश्चन में बोथ वाला ऑप्शन दे रहा है तो एक बार और भी दूसरे ऑप्शन को देख लेना। जैसे कई बच्चों ने इसमें जो है जल्दबाजी में ये टिक कर दिया था बच्चों, बाद में आके देखा कि ये तो प्राइम भी है और साथ साथ रैशनल भी है ना। तो इसलिए छोटे क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना ऑप्शन पे बच्चों, है ना। तो इसका 4th ऑप्शन सही है, दोनों इसमें सही है। इसके आगे चले बच्चों। +4 का प्रतिलोम बताया गया था बच्चों। +4 अगर है तो उसका जो प्रतिलोम -4 हो जाएगा, और जो है एडेसिव प्रतिलोम, और इसका गुणन प्रतिलोम होता तब क्या होता बच्चों, 4 का 1/4 होता है। 4 का 1/4 होगा, और ये गुणन प्रतिलोम हो जाएगा और ये योग प्रतिलोम हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होगा बच्चों, कई बार क्या होगा कि ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, जैसे यहाँ पर भी योग प्रतिलोम दिया हुआ है। कई बार ऐसा होगा कि ये योग प्रतिलोम नहीं दिया होगा, सिर्फ वर्ड बोला गया होगा प्रतिलोम कौन सा है। तो अगर ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सा प्रतिलोम बताना है, कौन सा रेसिप्रोकल बताना है, तब ऑप्शन में कोई एक होगा, या तो वो ये देगा या फिर वो ये देगा, है ना। अगर वो पूछेगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने अगर मान लो यहाँ पे कौन सा प्रतिलोम है ये ना भी पूछा होता तब भी हम लोग बता सकते थे कि -4 होगा, क्योंकि 1/4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखता है, कई बार बच्चों क्लियर नहीं करता है, ठीक है ना, कि कौन सा रेसिप्रोकल चाहिए। 725 के नियरेस्ट 100 वैल्यू, तो ध्यान रखना बच्चों, 100 वैल्यू उसे कहेंगे जिसमें 100 से डिवाइड हो, 100 से डिवाइड हो, या लास्ट में कम से कम 2 जीरो हो, है ना। यूनिट प्लेस ये दोनों कम से कम 0 हो बच्चों, इसके पहले भी 0 होगा तब भी ठीक है, लेकिन वो इस कम से कम 2 जीरो होनी चाहिए। तो 725 के नियरेस्ट वैल्यू जो 100 में होंगी कौन कौन सी होंगी बच्चों, 700 और 800। 700 इससे 25 दूरी पर है और ये इससे 75 दूरी पर है, तो ये पास हुआ बच्चों, ये करीब हुआ, ये वो पूछ रहा है। ध्यान रखना 100 वैल्यू तब कहा जाएगा जब उसमें 100 से डिवाइड हो। अगला क्वेश्चन इसी पर अच्छा है बच्चों, वो ध्यान देना, इस पे ये अच्छा सवाल है। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि 29789 के नियरेस्ट
1000 वैल्यू क्या होगा, इसके नियरेस्ट 1000 वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसमें ऑप्शन में जैसे ये ऑप्शन में ये दोनों भी दे रहा है, ये दोनों भी ऑप्शन में दे रहा है, तो 29,789 इसके नियरेस्ट। अगर तुमसे 100 वैल्यू कहता बच्चों, 100 वैल्यू कहता, तब हम लोग इनमें से चुनते हैं। अगर ये कहता कि उसके नियरेस्ट 100 वैल्यू कौन सी है, तो सैकड़ा मान अगर कहता बच्चों, सैकड़ा मान, तब इन दोनों में कौन सा पास था बोलो, 800 पास था, क्योंकि यहाँ से 811 दूरी पर है और यहाँ से 789 दूरी पर है बच्चों। तो अगर 100 वैल्यू कहता तब ये सही होता, लेकिन हमसे 100 वैल्यू नहीं कह रहा है, हमसे नियरेस्ट 1000 वैल्यू कह रहा है। तो 1000 वैल्यू के लिए जैसे 100 के लिए उसमें 100 से डिवाइड होना चाहिए, वैसे 1000 वैल्यू के लिए उसमें 1000 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ लास्ट में कम से कम 3 जीरो होने चाहिए, कम से कम 3 जीरो, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों, कम से कम 3 जीरो होने चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इससे याद रखो कि 1000 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये दोनों क्यों नहीं हज़ारवां मान है, क्योंकि इन दोनों में 1000 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 29,789 के नियरेस्ट, 29,789 के नियरेस्ट बच्चों 2000 वैल्यू होंगी, एक होगी 29,000 और एक होगी 30,000, एक होगी 29,000 और एक होगी 30,000। इनमें से 29,000 यहाँ से 789 दूरी पर है और 30,000 यहाँ से 211 दूरी पर है बच्चों, तो ये ज़्यादा करीब हुआ है ना, ये ज़्यादा करीब हुआ, इसमें 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हज़ारवां मान भी है बच्चों। ध्यान रखना 3 जीरो कम से कम होने चाहिए, तो ये भी हज़ारवां मान है, यहाँ पे 4 जीरो हैं तब भी ये हज़ारवां मान है। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसके नियरेस्ट हज़ारवां मान ये हो जाएगा, 30,000 आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों, इसके आगे चलो। 3082.53 का 8 का स्थानीय मान, बहुत आसान बच्चों, बस ध्यान रखना यहाँ पे 3082.53। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताए गए थे उसी के रिवीजन के लिए है। ये हमने बताया था बच्चों कि दशमलव के आगे के संख्याओं का कोई भी मान नहीं होता है। तो अगर ये इस क्वेश्चन में ये कह दिया जाए तुमसे, इसको इग्नोर कर दो बच्चों, ये छोड़ दो, है ना, और कहा जाए कि इसमें 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव के आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। अगला सवाल देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, किस संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में किस अंक का स्थानीय मान और तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। किस संख्या, किस अंक का, दो सवाल बनते हैं बच्चों, दो सवाल बनते हैं। अगर पूछा जाए कौन सा अंक ऐसा है, कौन सा अंक ऐसा है और कौन सा स्थान ऐसा है, अगर अंक कहा जाएगा तो 0 होता है, 0 कहीं भी होता है, 0 कहीं भी होता है, उसका दोनों मान हमेशा सेम होता है। और स्थान कौन सा होता है बच्चों, यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान जो होता है उसका दोनों मान हमेशा सेम होता है। इसके अलावा जो अंक होता है वो 0 होता है। तो अगर अंक पूछ रहा है तो 0 क्यों बच्चों, अगर जैसे लिखा है 5034342 ये लिखा हुआ बच्चों, तो 0 का जातीय मान या फेस वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 0 का स्थानीय मान भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का स्थानीय मान भी 0 के आगे ही तो 4 जीरो बढ़ाओगे, तो ये देखो 0 का स्थानीय मान भी 0 हुआ। अब जातीय मान और स्थानीय मान दोनों कैसे हैं बच्चों, सेम है। तो अगर नंबर पूछा जाता है तो आंसर 0 होता है और स्थान पूछा जाता है तो आंसर जो है यूनिट प्लेस होता है। यहाँ पे देखो बच्चों, इसका यूनिट, इसका जो है फेस वैल्यू भी 2 होगा और इसका प्लेस वैल्यू भी 2 होगा। क्यों बच्चों, इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, बहुत आता है पेपर में ये, तो ध्यान रखना। अगर अंक पूछता है तो 0, स्थान पूछता है तो यूनिट है। ठीक बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो मैं बताया गया था बच्चों, जो नंबर, अगर कोई नंबर रूट में लिखा हुआ है तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वो परिमेय होगा, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों तो साफ साफ दिख रहा है कि ये परिमेय नहीं है, साथ ही साथ ये भी परिमेय नहीं है ना, लेकिन कंफ्यूजन बच्चों में इन दोनों में हो जाएगा। जैसे ये साफ साफ दिख रहा है बच्चों की ये सही है, क्यों, √3/727, इसे क्या लिखोगे बताओ, 3 से कट जाएगा बच्चों ये, तो √1/9 आ जाएगा, और √1/9 क्या हो जाएगा बोलो, 1/3 हो जाएगा। तो ये सही हो गया बच्चों। अच्छा, ये सही है, कई बच्चों को ये दिमाग में आता है ना, बच्चे आगे पूछते हैं कि सर ये क्यों नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखना बच्चों, √9 जो है, √0.9, तो ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 0.09 का √0.3 होता है बच्चों। तो ये मत सोचना कि इसका √0.3 हो जाएगा, है ना, इसका रूट अगर निकालोगे तो 0.94 डैश 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 आता जाएगा,
कभी भी खत्म नहीं होगा। और वैसे भी 0.9 का रूट एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के पेपर में आज भी आता है बच्चों। 0.9 का रूट जो है वो पेपर में 0.3 और 0.03 दे के कन्फ्यूज करता है। तो 0.03 तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ये किसका रूट होगा बताओ, 0.0009 का रूट होगा, है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों। ये वाला कब होता है बताओ, 0.09 का रूट होता है। इसीलिए 0.9 का रूट जो है एग्जैक्ट कभी नहीं निकाला जा सकता बच्चों। 0.94 डैश 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 आता जाएगा ये। तो अगर ये 0.09 होता तब ये रैशनल हो जाता, क्योंकि तब ये 0.3 होता। 0.3 का मतलब क्या हो जाता बच्चों, 3/10 हो जाता। तो ये रैशनल है बच्चों, लेकिन ये जो है ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है 8/3 का संयोजी विलोम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर संयोजी विलोम कह रहा है, तो यहाँ पर 8 का माइनस का 8/3 हो जाएगा, माइनस का 8/3 हो जाएगा। और अगर इसका गुणन प्रतिलोम कहता तब क्या हो जाता बच्चों, तब 3/8 हो जाता। माइनस का 8/3 में जब माइनस का 8/3 करोगे बच्चों तो 0 आ जाएगा। योग प्रतिलोम किसे कहते हैं, जिसे जोड़ने पर 0 आ जाए। और अगर 8/3 का 3/8 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो अगर गुणन प्रतिलोम कहेगा तब ये आंसर होगा बच्चों, मल्टीपल रेसिप्रोकल, और ये योग प्रतिलोम कहेगा तब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। ये छोटा सवाल ये भी आता है बच्चों पेपर में। तो ये नियम होता है कि n अंक का, n डिजिट का, n अंक की मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम संख्या, और n+1 अंक की, n+1 अंक की मिनिमम संख्या, मिनिमम संख्या, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर हमेशा 1 का होता है। इन दोनों के बीच में अंतर हमेशा 1 का होगा बच्चों, है ना। क्यों 1 का होगा हमेशा, क्योंकि n अंक की मैक्सिमम संख्या जब खत्म होगी, n अंक की मैक्सिमम संख्या जब खत्म होगी तभी n+1 अंक की मिनिमम संख्या शुरू होगी, है ना। जैसे 3 अंक की मैक्सिमम संख्या बच्चों 999, जब ये खत्म होगी तभी 4 अंक की मिनिमम संख्या आएगी। 4 अंक की मैक्सिमम संख्या बच्चों 9999, जब ये खत्म होगी तभी तो 5 अंक की मिनिमम संख्या आएगी। तो इसके बाद ये जस्ट अगला नंबर होगा बच्चों। तो हमेशा n अंक की मैक्सिमम संख्या और n+1 अंक की मैक्सिमम मिनिमम संख्या में, n अंक की मैक्सिमम संख्या और n+1 अंक की मिनिमम संख्या के बीच में हमेशा 1 का अंतर होगा। यही वो पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, नमस्कार। अब यहाँ से थोड़े से ठीक क्वेश्चन होंगे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। जल्दी से एक बार हम तुम्हें वो चार्ट बता दें बच्चों, क्या बताया गया था। देखो एक बार क्लियर कर दें। ये तुम्हें बताया गया था वास्तविक, काल्पनिक। ये वास्तविक संख्या है बच्चों, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक, वास्तविक का 2 पार्ट क्या होगा बताओ, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। परिमेय में क्या क्या आएगा बच्चों, परिमेय में पूर्णांक आएगा, पूर्ण संख्या आएगा और प्राकृतिक संख्या आएगा। पूरा बताया जा चुका है बच्चों, ठीक है ना। अपरिमेय में कुछ नहीं आएगा। अब तुम्हें बताया गया था कि अंदर से बाहर चलेंगे तो सभी वाला रिजल्ट सही होगा, बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ वाला रिजल्ट सही होगा। ये सब पहले वीडियो में बताया गया था बच्चों, उसी के यूज से है ये सवाल। अब पढ़ो बच्चों क्या कह रहा है। देखो पहला, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन पर इनमें कौन सा असत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सही है, ये सही है बच्चों। दूसरा, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है, ये भी सही है। पाई एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। पाई एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये सही है। अब बताओ बच्चों फिर से, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सब लोग जानते हो 1 से शुरुआत होती है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 होगी, सही है बच्चों। -2 -3 कैसे होंगी, -1 से कम होती जाएंगी। पहले 2 ऑप्शन सही हैं। फोर्थ ऑप्शन 22/7 एक परिमेय संख्या है, सही है। और थर्ड ऑप्शन पाई एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। 22/7 परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है। ठीक बच्चों, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखो, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सही है बच्चों। कोई भी पूर्णांक होगा, अगर 5, 6, 7 तो डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हो, है ना, तो ये रैशनल हो जाएगा। और वैसे भी बताया गया है रैशनल के परिमेय के अंदर ही तो रैशनल आता है बच्चों, है ना। सॉरी, रैशनल के अंदर ही तो पूर्णांक आता है बच्चों। तो सभी पूर्णांक एक रैशनल नंबर होंगे, ये कहना सही है। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या गलत है ना बच्चों। क्या सही होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या गलत है।
प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये सही है ना। क्यों, ये बताया गया था बच्चों, ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, तो वास्तविक के अंदर परमेय होता है, अपरमेय होता है, तो सभी परमेय वास्तविक है, ये सही है, लेकिन सभी वास्तविक परमेय है, ये गलत है। तो बोलो बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक के परमेय संख्या, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो पहले ही सही हो गया है, लेकिन और आगे देखें और आगे पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा जो है गलत है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, ये गलत है। प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये सही है। तीसरा, √3 एक परमेय संख्या है, गलत है बच्चों ना। √3 का रूट कभी नहीं निकाल पाओगे, तो √3 एक अपरमेय संख्या है। और ये 16/225 एक अपरमेय संख्या है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, 4/15, 4/15 आ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक बच्चों, इसके आगे चलो। 8 के, ये टाइप का बहुत हल्का सवाल, लेकिन आता खूब है ये। 8 के दोनों स्थानीय मान में अंतर क्या है? 2 7 8 5 6 4 0 8 3 कह रहा है क्वेश्चन में, 8 के दोनों स्थानीय मानों में अंतर क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों, 8 का पहला स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 के आगे जितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ा दोगे, जितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ा दोगे, ये हो गया 8 का पहला स्थानीय मान बच्चों। और 8 का दूसरा स्थानीय मान 8 0, अब हटा दोगे बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत आता है ये इस टाइप का सवाल, दो जगह पे एक ही वैल्यू होगी, है ना, एक ही सेट डिजिट होगी, और कहेगा इनके दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या है। आसान सवाल होता है। इसके आगे चले बच्चों। 6 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? बताया गया था बच्चों कि यहाँ पर एक अंक की संख्या, जल्दी से बोल दें हम एक बार फिर से, एक अंक की पॉजिटिव संख्याएं कितनी होती है बच्चों? 9। 2 अंकों की पॉजिटिव संख्याएं कितनी होती है बच्चों? 90। 3 अंकों की पॉजिटिव संख्याएं कितनी होती है? बोलो 900। इसी तरह से 4 अंक की कितनी होंगी बच्चों पॉजिटिव संख्याएं? 9 के आगे 3 0। तो यहाँ पे क्या दिखा तुम्हें कि दो अंकों की कितनी संख्या है? तो 1 0 है। 3 अंकों की कितनी संख्या है बच्चों? तो 2 0 है। इसी तरह से अगर कहा जाए कि n अंकों की कितनी पॉजिटिव नंबर होंगे, तो बताया गया था बच्चों n अंकों के कितने पॉजिटिव नंबर होंगे? तो 9 के आगे n-1 बार 0, n-1 बार 0, या इसी को क्या लिखोगे? 9 × 10 की पावर n-1, 9 × 10 की पावर n-1, ये बताया गया बच्चों। तो 6 अंकों की कितनी संख्या हो जाएंगी? 9 × 10 की पावर 5, या फिर 9 के आगे 5 0। बहुत आता है पेपर में, ये नहीं मुझे पता कि ये क्यों इतना ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये है कि ये हर पेपर में मुझे दिखता है ना बच्चों। ये हमें CCC में भी दिखा है, सभी एग्जाम में इस टाइप के सवाल, हल्के फुल्के सवाल आते हैं। ये वाला खास करके बहुत आता है। CGL में भी देखो, एक अभी आगे क्वेश्चन है बच्चों, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति सब लोग जानते हो, किसी नंबर को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखा जाता है बच्चों? एक संख्या के बाद, एक अंक के बाद, सॉरी, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगाओ, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं बच्चों। जैसे 33520, इसको हमें दशमलव वैज्ञानिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखते हैं बच्चों? 3.3520 और इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, ये हो जाएगा बच्चों इस तरह से। तो आप बोलो इसको क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर? 1 2 3 4 5, 5 ये हुए बच्चों, और 5 0 है, 5 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1.2345 ये लिख देंगे। उसके आगे ये नंबर लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये 0 इसके आगे लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 की पावर 3 3 6 3 9 9 हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। अब इसके आगे चलो बच्चों। A व B के बीच में कितने परमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखना। A व B किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट परमेय संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं बच्चों, परमेय संख्या होती हैं इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट ही अपरमेय होती हैं। दोनों इनफाइनाइट होते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परमेय व अपरमेय संख्याओं की इनफाइनाइट संख्या होती है, हमेशा हमेशा। बहुत सवाल आता है ये भी, एक अभी UPSC तक में आ जाता है बच्चों। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं की संख्या जो होगी वो कैसी होगी बच्चों? इनफाइनाइट होगी हमेशा, ठीक है। 16वां सवाल, इसमें क्या कह रहा है देखो,
निम्नलिखित कथनों पे सही कथन चुनिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती है। गलत है बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है ना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या अभी बताया गया था बच्चों, ये वास्तविक है, वास्तविक के अंदर ही परिमेय आएगा तो अपरिमेय आएगा, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, पाई एक परिमेय संख्या है, गलत है। तीसरा, 11/44 एक अपरिमेय संख्या है, गलत है। क्यों बच्चों? 11/44 को क्या लिखोगे बोलो? 1/4 अंडर रूट में, और ये 1/2 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, ये सही है बच्चों। वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं बोलो? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंदर तमाम और पार्ट होते हैं, वो सब बताया गया है बच्चों। तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन सही है, ये वास्तविक संख्याओं की परिभाषा लिखी हुई है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक बच्चों, इसका इसमें अब जो इसमें सवाल आ रहे हैं वो सवाल अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे सवाल हैं, है ना। ये सभी सवाल जो हैं ये, हाँ वहाँ के तो धीरे बोल रहे हो। 17 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी इस प्रकार के शून्योत्तर संख्याएं हैं कि ए बी और सी डी को विभाजित करता है और ए और सी असहभाज्य संख्याएं हैं, ये कह रहा है बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहे देखो, ए बी सी डी, ये सीडीएस के पेपर का आया हुआ सवाल है। ए बी सी डी इस प्रकार की शून्योत्तर पूर्णांक यानी नॉन जीरो इंटीजर है कि ए बी सी डी को डिवाइड करता है, ए बी सी डी को डिवाइड करता है बच्चों। ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर को डिवाइड करता है, ये कह रहा है, ये पूरा नंबर डिवाइड करता है। ठीक बच्चों, एक पॉइंट ये कहा गया। ये ए बी सी डी कैसे नंबर है? नॉन जीरो इंटीजर्स हैं कि ए बी सी डी को डिवाइड करता है। ए व सी असहभाज्य हैं, को प्राइम है। कौन कौन बच्चों? ए और सी, ए व सी को प्राइम है, ए और सी को प्राइम है, मतलब इसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? बिना ऑप्शन को देखे बच्चों, सिंपल है, देखो ये जाने ना बच्चों सब लोग, ए और सी को प्राइम है, ए और सी को प्राइम है, यानी ए से सी में डिवाइड नहीं होगा। ए और सी को प्राइम है, इसका मतलब ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए से सी में डिवाइड भी नहीं होगा। अब चूंकि ए बी से सी डी में डिवाइड होता है और ए से सी में डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर ए से सी में डिवाइड नहीं होता है लेकिन ए बी का सी डी में डिवाइड होता है, तो ये निश्चित है बच्चों कि ए से डी में डिवाइड होगा, ए से डी में डिवाइड होगा, ये निश्चित है, यही आंसर हो गया। ए से डी में डिवाइड होगा। क्यों बच्चों? फिर से सुनो, ए बी से सी डी में डिवाइड होता है, ये कहा गया है, ए बी से सी डी में डिवाइड होता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ए और सी को प्राइम है, ये भी कहा गया है। अब अगर ए से सी में डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर भी ए बी से सी डी में डिवाइड हो रहा है, तब यहाँ पे निश्चित हम कह सकते हैं बच्चों कि ए से, अगर ए से सी में डिवाइड नहीं हो रहा है तो ए से किसी में तो हो ही रहा होगा ना, तभी तो डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे श्योर है कि ए का ए से सी में, ए से डी में डिवाइड होगा। ठीक बच्चों। अच्छा, और इसके अलावा देखो और जो ऑप्शन है, ये बताओ सब लोग, ये तो बिल्कुल सही हो गया बच्चों। ये बताओ, क्या ये श्योर है कि बी से सी में डिवाइड होता होगा? नहीं श्योर है। हो सकता है कि ए और बी दोनों का डिवाइड डी में होता हो, सी का डी किसी में डिवाइड ना होता हो। तो अगर ये कहा जाए कि एक से ए बी से सी डी में डिवाइड होता है, ये कहा गया बच्चों, ए से सी में डिवाइड नहीं होता है, तो यही खाली निश्चित है कि ए से डी में डिवाइड होता होगा, ये निश्चित है। बी से सी में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बी से डी में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है ना, क्योंकि बी से ए से सी में डिवाइड नहीं होता है, तो बी से सी में डिवाइड होता होगा ये श्योर नहीं है। हो सकता है कि ए और बी दोनों का डिवाइड जो है डी ही में ही होता हो, तो इसलिए जो है ए से डी में डिवाइड है, ए से डी में डिवाइड है, ये एकदम सही ऑप्शन हुआ। उसके अलावा देखो बच्चों, और ऑप्शन को देखो, ए सी का फैक्टर है, तो ए जब सी से, ए और सी में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो फैक्टर कहाँ होगा बच्चों? ये गलत हो गया। ए बी का गुणनखंड है, ए बी का गुणनखंड है, ए और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, ए भी एक संख्या है, तो ए और बी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया बच्चों। बी ए का गुणनखंड है, बी ए का गुणनखंड है, यही हमने कहा तुमसे कि ए से सी में डिवाइड नहीं होता है बच्चों, लेकिन ए से डी में जरूर डिवाइड होता होगा, तो ए गुणनखंड होगा डी का, ये सही है। तो यहाँ पर ए डी का गुणनखंड है, ना कि डी ए का गुणनखंड है, तो ये गलत हो जाएगा।
कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ए डी का एक फैक्टर है, ए से डी में जरूर डिवाइड होगा, डी से ए में होगा कि नहीं ये नहीं कह सकते, हम नहीं पता बच्चों। सबको आया समझ में? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके आगे चलो। धनात्मक विषम पूर्णांकों x और y के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धनात्मक विषम पूर्णांकों के लिए x और y के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है बच्चों? ये धनात्मक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं कह रहा है बच्चों, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। दो नंबर है x और y, कुछ भी ले सकते हो x और y, ठीक है बच्चों। जैसे 1 3 है, 1 5 हो सकते हैं, 3 7 हो सकते हैं, 3 5 हो सकते हैं, कैसे भी नंबर ले सकते हो ये, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव कहता है, अगर कहता कॉन्जिक्यूटिव है तब क्या लेते बच्चों? अगर कॉन्जिक्यूटिव कहता तब हम 1 3 3 5 5 7 ऐसे लेते। आगे एक सवाल है, कॉन्जिक्यूटिव कहेगा तब ये करेंगे। अभी हम कुछ भी ले सकते हैं। अब दो नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों ऑड हैं, ये कह रहा है बच्चों दो नंबर हैं ऐसे हैं जो दोनों ऑड हैं। अब इनके बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर के बारे में कौन सा सही है। तो अब इसमें जो है आगमन विधि का इस्तेमाल करो बच्चों। अगर इसमें तुम प्रूव करने लग जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे और जो आगमन विधि से सॉल्व हो जाएंगे। आगमन विधि, इंडक्शन मेथड, यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, बहुत काम आएगा, आगे तक काम में आएगा। आगमन विधि, आगमन या इंडक्शन, आगमन विधि या इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों कि छोटे एग्जाम्पल से, छोटे उदाहरणों से नियम बनाए जाते हैं। नियम बनाओ, छोटे उदाहरण से नियम बनाओ, ये होता है बच्चों आगमन विधि। मैथमेटिकल इंडक्शन आईआईटी के पेपर में भी आता है ये। मैथमेटिकल इंडक्शन इंटर में हम लोग के कोर्स में है बच्चों, गणितीय आगमन विधि है ना, ये चैप्टर का नाम है। आगमन विधि में क्या होता है, छोटे उदाहरण से हम लोग नियम बनाते हैं ना, प्रूव ना करके छोटे उदाहरण से हम लोग नियम बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है देखो, एक्स और वाई के बारे में क्या कहा गया है बच्चों कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, लगातार है नहीं कह रहा है। अब यहाँ पर हम लोग इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, सिद्धांत से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा बच्चों। आप देखो यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जो अभी हम लोग ने लिए थे उन्हीं में से, जैसे हमने 1 लिया बच्चों और 3 लिया, ये हो गया, या 1 स्क्वायर लिया, 5 स्क्वायर लिया, या 3 स्क्वायर लिया, 7 स्क्वायर लिया, 3 स्क्वायर लिया, 5 स्क्वायर लिया। इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं ये रूल के लिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 26 आ जाएगा। 49 और 9 58 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 और 9 34 आ जाएगा। अब जरा इन सभी नंबर्स को देखो बच्चों, तो इन सभी नंबर से क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, इसके बारे में ये सम पूर्णांक है, ये तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये सम पूर्णांक होगा ही होगा। इसको बिना इसके भी सम पूर्णांक होगा श्योर कह सकते हो, क्यों? चूंकि ये भी ऑड है और ये भी जो है ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड जो होगा, ऑड प्लस ऑड जो होगा बच्चों इवन जरूर होगा, इवन जरूर होगा। तो हम लोग चाहें तो इस वाले को बिना एग्जाम्पल के भी कह सकते हैं कि ये जरूरी इवन होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से डिवाइड होगा। देख लो बच्चों, एक भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा है जो 4 से डिवाइड हो, अतः ये ऑप्शन गलत हो गया बच्चों, ये ऑप्शन गलत हो गया। बिना किसी बहुत हाई फाई सिद्धांत के सीधे सीधे हम लोग छोटे एग्जाम्पल को लेकर के बना सकते हैं। अगर ये 3-4 एग्जाम्पल में तुम्हें कोई नियम दिख रहा है तो वो आगे भी सही होगा, क्योंकि यही आगमन विधि है ना बच्चों। आगमन विधि या इंडक्शन मेथड, छोटे उदाहरणों से नियम बनाना। ये एक मिनट सुनना बच्चों, ऐसा नहीं है कि आगमन विधि खाली मैथ में यूज होती है, लाइफ में भी तो यूज होती है। छोटे छोटे उदाहरणों को लेकर के हम लोग नियम बनाते हैं। एक आदमी को तुमने देखा कि 2-3 बार 4 बार तुमने चेक किया और वो गलत निकला, तो हम लोग कह देते कि गलत आदमी है। कोर्ट में क्या होता है, एक आदमी के ऊपर मान लो मर्डर केस का आरोप है, और अगर उसके खिलाफ ये दिख जाता है कि ये पहले भी 4-5 मर्डर कर चुका है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आरोप संगीन हो जाएगा कि चूंकि वो पहले भी मर्डर कर चुका है, अतः ये वाला मर्डर भी इसने किया होगा, है ना। ऐसा मतलब जो ये आगमन विधि का इस्तेमाल लाइफ में भी होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर भी देखो आसानी से तुम एग्जाम्पल लेकर के कॉन्जिक्यूटिव अगर कहता बच्चों, तब हम लोग 1 3 3 5 टाइप के लेते, लेकिन यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नहीं कह रहा है, तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि जो जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इवन जरूर है, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है, अतः फर्स्ट सही है और सेकेंड गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, केवल फर्स्ट सही है।
ये यूपीएससी का सीडीएस पेपर का आया हुआ सवाल है बच्चों। अब रिपीट होते हैं ये सवाल, है ना, इस टाइप के सवाल रिपीट होते हैं। आगे फिर मिलेगा, इसके आगे चले बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जो वही जो वेन डायग्राम वाला सवाल है बच्चों। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, सही है बच्चों। धन पूर्णांकों, ऋण पूर्णांकों सब वास्तविक होते हैं, है ना। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, सही है। ये कह रहा है कौन सा कथन सही है? प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। पूर्णांक धन पूर्णांक हो तो भी वास्तविक है, ऋण पूर्णांक हो तब भी वास्तविक है बच्चों, है ना। ये वास्तविक, देखो ये वास्तविक, परमेय, अपरमेय, परमेय के अंदर पूर्णांक आएगा, तो पूर्णांक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो वास्तविक है, सही है बच्चों। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, गलत हो गया। प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक है, ये सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय है, गलत हो गया बच्चों। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा पढ़ो, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, सही है। पूर्णांक अगर है चाहे वो धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, वास्तविक है बच्चों, ये सही है। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। परमेय हो चाहे अपरमेय हो, दोनों कैसी है बच्चों वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक है। इसी के अंदर परमेय है, इसी के अंदर अपरमेय है, तो सभी परमेय भी वास्तविक है, सभी अपरमेय भी वास्तविक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? सेकंड को छोड़ बाकी सब सही है, तो 1 3 4 सही है, ठीक है। 1 3 4 सही है, यूपीएससी का आवाज वाली लिए बच्चों, ठीक है। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, सही है। धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, पहला वीडियो देख लेना बच्चों, क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम से मैंने पूरा बताया है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या गलत है, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या ये सही है। तीसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, सही है। पूर्णांक और होगा तो वास्तविक होगा बच्चों, पॉजिटिव वाला भी निगेटिव वाला भी। और प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, ये गलत है, ठीक बच्चों। तो तीन ऑप्शन सही हो गए। इसके आगे चलें, इसके आगे चलो बच्चों। अब देखो, हाँ, अभी जो क्वेश्चन बताया गया था तुम्हें, जिसमें हम लोगों ने 1 3 1 5 एग्जाम्पल लिया था बच्चों, तो हमने क्या कहा था कि वहां पे ये कह रहा है कि नंबर ऑड होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नहीं कह रहा था, लगातार क्रमिक नहीं कह रहा था। लेकिन अब देखो कह रहा है, क्या कह रहा है? दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा? दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा, है ना। अब अगर हम लोग इंटर वाले तरीके से लगाएंगे बच्चों, तो इस तरह से जो है 2n - 1 और 2n + 1, और इसको लेके सॉल्व करेंगे कि 2n + 1 का स्क्वायर, 2n + 1 का स्क्वायर माइनस 2n - 1 का स्क्वायर, यह नंबर किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा बच्चों, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन इतना लिखने पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए ये तरीका लगाओ ही ना, है ना। इतने छोटे सवाल में टाइम लग जाएगा, इससे जब कहीं 4 अंक आ गए तो फिर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए अभी जो बताया गया है, आगमन विधि का इस्तेमाल करो। आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन। दो क्रमिक विषम पूर्णांक लेके, तो बोलो बच्चों 1 3 ले लो, 3 5 ले लो, 5 7 ले लो, इतना बहुत है बस। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 8। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 गया, कितना बच्चों? 16। और 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 में से 25 गया, कितना बच्चों? 24। अब ये एग्जाम्पल, ये वैल्यू 8 16 24, इनको देखते हुए कौन सा ऑप्शन ऐसा है बच्चों जो इन सबको डिवाइड कर रहा है? तो देखो जैसे 16 है तो 16 जो है वो 16 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 8 और 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे में वह नंबर आंसर होगा जो सबको डिवाइड करे। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन 8 हो जाएगा। सबको समझ आया बच्चों? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस तरह से सॉल्व करोगे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये यहाँ से ओपन करोगे तो ये आएगा 4n² प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 4n माइनस का बच्चों यहाँ से 4n² माइनस का 1 और प्लस का 4n, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 8n। अब यहाँ पे 8n आ रहा है, 8n आ रहा है, तो हम श्योर हैं कि यहाँ पर n का मान चाहे जो होगा यह नंबर जो है 8 से ज़रूर डिवाइड होगा। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आसान रहेगा कि गणितीय आगमन विधि का इस्तेमाल करो, बार बार काम में आएगा बच्चों। कोई एक सवाल के लिए नहीं हम तुम्हें बताएंगे, कई बार काम में आएगा ये। आगमन विधि का इस्तेमाल करके सॉल्व करो, ठीक है ना। इसके आगे चलो बच्चों। x एक धन समपूर्णांक है, y एक ऋण विषम पूर्णांक है। तो क्या है बच्चों? x की पावर y लिखा हुआ है, ये क्या है बच्चों?
धन सम पूर्णांक, पॉजिटिव इवन और पूर्णांक इंटीजर। उसी तरह से ये क्या है बच्चों, निगेटिव, विषम, इवन, ऑड, और ये भी है पूर्णांक। ये बच्चों y क्या है बोलो, y निगेटिव है, ऑड है और इंटीजर है। और x क्या है बच्चों, इवन है, पॉजिटिव है और इंटीजर है। मतलब x क्या क्या हो सकता है बच्चों, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। और y क्या क्या हो सकता है बच्चों, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, -5 हो सकता है। ठीक है, x क्या है, x है, पॉजिटिव है, इवन है, इंटीजर है। तो ये देखो पॉजिटिव, इवन, इंटीजर सब है बच्चों ये। तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर x ये हो सकता है। y क्या है, निगेटिव है, ऑड है और इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ये हो सकता है बच्चों। अब यहाँ पर कोई भी मान लोगे, अगर हम जैसे x बराबर 2 और y बराबर -1 ले बच्चों, या x बराबर 4 y बराबर -3 ले, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, तो क्या होगा बच्चों, x की पावर y का मान आ जाएगा एक, ये वाला पॉजिटिव होगा बच्चों, x पॉजिटिव होगा, ऊपर ये इस तरह से आएगा, ये आया। इसी तरह से अगर हम 4 और -3 रखेंगे तो 4 की पावर -3 ये आएगा बच्चों। इसी तरह से 6 की पावर -5 ये सब आता जाएगा। अब बताओ बच्चों, इसका मान क्या आएगा बताओ, 1/2 आएगा। इसका मान क्या आएगा बताओ, 1/4 की पावर 3 यानी 64 आएगा। 1/6 की पावर 5 आएगा। अब इस तरह से मान आएंगे। अगर 1/2 1/4 की 1/64 टाइप का मान आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन कि वह विषम पूर्णांक है, गलत हो गया। पूर्णांक ही नहीं है, सम पूर्णांक है। पूर्णांक ही नहीं है तो सम और विषम की बात ही नहीं बच्चों। रैशनल नंबर है, ये सही है, रैशनल नंबर है। जो भी नंबर आ रहे हैं, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो 1/4 की पावर 3 हो, चाहे वो 1/6 की पावर 5 हो, सभी के बारे में हम लोग ये श्योर हैं कि वो रैशनल नंबर होगा। वो ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा, क्योंकि वो इंटीजर ही नहीं है ना बच्चों। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है। अच्छा सवाल, ये आसान सवाल है ना। ये भी हम लोग ने आगमन विधि का ही सहारा लिया, किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं बच्चों। क्या किया गया है ना, इसका मान जो है अपने मन से कुछ भी छोटे छोटे मान रख करके, छोटे मान रख करके जो है नियम बनाना, ये एक जेन्युइन मेथड है बच्चों। ऐसा नहीं कि ये कोई तुकबंदी है कि लग गई तो तीर नहीं तो तुक्का, ऐसा नहीं है ना। आगमन विधि IIT पूछता है भाई, IIT कोई भी जेन्युइन ही सवाल पूछता है। ऐसा IIT अगर पूछ रहा है कोई चैप्टर, तो उसकी प्रासंगिकता पे कोई संदेह असंभव है बच्चों, है ना। तो ये जो है IIT का के कोर्स में है। 5 नंबर का एक सवाल आता है, गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे आओ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का सवाल पेपर बहुत आता है कि mth रूट n, बहुत अच्छा सवाल बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल। mth रूट n निश्चित मिलेगा तुम्हें आगे, फिर ये मिलेगा। हम अपने समय से इस सवाल को आता हुआ देख रहे हैं। mth रूट n के बारे में तुम्हें बताना है ना बच्चों। तो देखो ध्यान देना बच्चों सब लोग, यहाँ पे ये जैसे एग्जाम्पल से समझो। जैसे mth रूट n के बारे में कोई ये कहे कि ये परिमेय है, तो परिमेय के एग्जाम्पल भी तुम्हें मिल जाएंगे और अपरिमेय के एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, है ना। ये कैसे बच्चों, जैसे परिमेय है तो कोई कहे कि √9, या फोर्थ रूट 81, या फिफ्थ रूट 32, या 10th रूट 1024, ये लिखा है बच्चों। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं बताओ, ये रैशनल है, ये रैशनल है। वहीं अगर लिखा है √3 या क्यूब रूट 10 या फोर्थ रूट 15, इस तरह से लिखा है बच्चों, तो ये सभी नंबर जो हैं, फोर्थ रूट 15 है ये, तो ये सभी नंबर कैसे हैं बच्चों, ये नंबर जो है अपरिमेय है। अब ये परिमेय है, जबकि दोनों का फॉर्मेट यही है बच्चों, mth रूट n के फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। तो ये परिमेय है और ये दो, ये इसका मान 3 होगा बच्चों, इसका मान भी 3 होगा, इसका मान 2 होगा, इसका मान भी 2 होगा। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ऐसा क्यों बच्चों, तो इसका कारण ये है कि देखो ये 32, फिफ्थ रूट 32 क्यों है अपरिमेय बच्चों, क्योंकि 32 को हम 2 की पावर 5 लिख देंगे और ये 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, इसीलिए ये परिमेय हो गया। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 2 की पावर 10 और उसकी पावर 1/10, 10 से 10 कट जाएगा। तो अब बोलो बच्चों, ये रैशनल क्यों हुआ, ये रैशनल क्यों हुआ। तो यदि n को a की पावर m के फॉर्म में लिख पाए, अगर n को a की पावर m के फॉर्म में लिख पाएंगे, तो m से m कैंसिल हो जाएगा ना, m से m कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 को हम कोई नंबर की पावर 2 नहीं लिख पाएंगे, 10 को हम किसी नंबर की पावर 3 नहीं लिख पाएंगे, 15 को किसी नंबर की पावर 4 नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए ये इरेशनल हो गया। तो समझ गए ना, ये क्यों इरेशनल हुआ बच्चों, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 में 4 से कैंसिल हो जाएगा ना। तो बोलो क्या कब इरेशनल होगा बच्चों, यह नंबर कोई कहे कि यह नंबर सदैव अपरिमेय होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो अपरिमेय हो रहा है। कोई कहे कि सदैव अपरिमेय होगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो परिमेय हो रहा है। इसीलिए कभी कभी परिमेय होगा, कभी अपरिमेय होगा, है ना। और कब परिमेय होगा बच्चों, जब इस n को अगर a की पावर m, समथिंग की पावर m, किसी नंबर की पावर m लिख दोगे तो m कैंसिल हो जाएगा। तो अब बोलो बच्चों, सदैव अपरिमेय है, गलत हो गया। परिमेय यदि n पूर्णांकों की mवीं घात हो, यदि n, यही सही है, n पूर्णांकों की mवीं घात हो, जो हमने कहा बच्चों यहाँ पे, ये कब होगा बच्चों, अगर mth रूट n में ये जो है n जो है a की पावर m के फॉर्म में लिखा जा सके इसे, तब बोलो बच्चों ये a पूर्णांक है, पूर्णांकों की पावर m के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा बच्चों, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो कब ये रैशनल हो पाएगा बोलो, जब परिमेय तब होगा जब n पूर्णांकों की mवीं घात हो, ये सही है बच्चों। उसके अलावा पढ़ो बच्चों, अपरिमेय होगा यदि m पूर्णांकों की nवीं घात है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, nवीं घात से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि लड़ाई तो हम लोग की m से है, तो n से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये बेकार में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और फोर्थ ऑप्शन अपरिमेय यदि m n सहभाज्य है, इसका भी कोई मतलब नहीं। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन। परिमेय होगा यदि n पूर्णांकों की mवीं पावर हो, अगर n mवीं पावर होगी किसी नंबर की तो m से m कट जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, ये निश्चित रूप से फिर कभी ना कभी मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। इसके आगे चलें, इस चैप्टर के जो अच्छे पेपर क्वेश्चंस में सबसे प्रॉब्लम सवालों में से एक है बच्चों ये एक इसमें आओ देखो, एक परिमेय संख्या, ये बताया गया था बच्चों, एक रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल, इररेशनल प्लस इररेशनल, इररेशनल इंटू इररेशनल, और रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल। तो रैशनल रैशनल जोड़ोगे तो रैशनल आएगा, गुणा करोगे तो भी रैशनल आएगा, इरेशनल इरेशनल जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल इंटू इरेशनल श्योर नहीं है, ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। हमने बताया था बच्चों ये जो होगा रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल होगा, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल होगा। अगर इरेशनल आ गया तब तो इरेशनल होगा, ये रैशनल 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 होगा, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल होगा, इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। सिर्फ इरेशनल इंटू इरेशनल का मान जो है रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसीलिए एक परिमेय संख्या में और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या होगी। रैशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ठीक बच्चों, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल निश्चित रूप से अपरिमेय होगा। उसके आगे चलें, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या न तो भाज्य है, अभाज्य है, ना ही भाज्य सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र या भाज्य, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक होता है बच्चों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। वह कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। देखो, जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। भाज्य किसे कहते हैं बच्चों, जो भाज्य किसे कहते हैं, जो एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड हो, एक व स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड हो, या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो। अभाज्य किसे कहेंगे बच्चों, जो जो मतलब सेल्फ व वन के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो मिनिमम अभाज्य क्या होता है बताओ, दो होता है, तो दो से छोटा नंबर अभाज्य तो होगा नहीं। और भाज्य के लिए क्या होता है बच्चों, एक व स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड होना चाहिए, तो एक तो खाली एक ही से डिवाइड होगा, इसीलिए एक भाज्य भी नहीं है। आप बोलो बच्चों, कौन सा नंबर ऐसा होगा जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 1, 1। इसके आगे चलें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अच्छे सवाल होते हैं बच्चों, है ना। अगर तुमने इस टाइप के सवालों को नहीं सॉल्व किया घर में, तो ये पेपर, ये हम देखो, मतलब एक एवरेज बच्चा बच्चों, है ना, ये जैसे ही वो पेपर में, जैसे ही तुम देखना कभी, जैसे ही पेपर में आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
लड़का तुरंत डर के आगे बढ़ जाता है, नहीं करेंगे विचार, है ना, तुमने विचार करवाया है, कोई लफड़ा होगा इसमें पक्का। विचार आदमी ना, ये विचार वाला जो काम है ये यूपीएससी में सबसे ज्यादा होता है ना, और लड़का छोड़ छोड़ भागता है, हम नहीं करेंगे विचार, है ना, ये है तो कठिन नहीं होता है बच्चों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करो, है ना। प्रत्येक भाज्य संख्या धन पूर्णांक है, प्रत्येक भाज्य संख्या जो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है वह धन पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक धन पूर्णांक है। तो डरा रहा है बच्चों, देखो ध्यान देना, प्रत्येक भाज्य संख्या धन पूर्णांक है। अरे भाई भाज्य, भाज्य किसे कहते हैं बच्चों, जो एक व स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड हो, तो जैसे 6, 8, ये कैसी संख्या है बच्चों, भाज्य है, ये भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि ये 2 से 3 से डिवाइड हो रही है, ये 2 से 4 से डिवाइड हो रहा है। अब बताओ बच्चों, ये अगर भाज्य है तो -6 भी तो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, -8 भी तो डिवाइड हो रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर भाज्य होगा, गलत है ना, निगेटिव नंबर में भी तो डिवाइड होता है। -8 में अगर -8 में तुम 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये कोई कहे कि प्रत्येक भाज्य संख्या धन पूर्णांक है, गलत है। प्रत्येक भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर धन पूर्णांक भी हो सकता है और ऋण पूर्णांक भी। देखो पॉजिटिव नंबर भी डिवाइड होता है बच्चों, निगेटिव नंबर भी डिवाइड होता है, इसलिए ये कहना गलत है कि प्रत्येक भाज्य संख्या एक धन पूर्णांक है, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखो बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक धन पूर्णांक। अरे भाई पूर्णांक 2 तरह का होता है, कौन सा बोलो, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव -2 -3 -4, ये क्या है बच्चों, पूर्णांक तो है ना, लेकिन कैसा है, निगेटिव है। तो पूर्णांक 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। देखो पूर्णांक जल्दी से क्लियर कर दे बच्चों, देखो जल्दी से 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है बच्चों, प्लस में सब नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया बच्चों, होल नंबर। और -5 -4, ये सब 0 1 2 3, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। 0 जो होता है वो तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। -1 -2 -3 कैसा हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 ये होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो आप बोलो बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक भाज्य संख्या धन पूर्णांक गलत है, निगेटिव संख्या भी निगेटिव संख्या भी भाज्य हो सकती है बच्चों, गलत हो गया। और प्रत्येक पूर्णांक एक धन पूर्णांक गलत है ना। प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्णांक धन पूर्णांक भी हो सकता है और पूर्णांक ऋण पूर्णांक भी हो सकता है बच्चों, इसलिए ये कहना भी गलत है कि प्रत्येक पूर्णांक एक धन पूर्णांक है, ठीक है, ये है। तो बोलो कौन सा सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों, दोनों ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा सवाल, ये भी, ये सब सवाल अभी जो पिछले 5-6 सवाल लेके चल रहे हैं बच्चों अच्छे वाले, ये सभी के सभी यूपीएससी के आए हुए सवाल है। ये फिर देखो एक सवाल, जैसे कि सवाल nth रूट n वाला बच्चों इंपॉर्टेंट है ना। हम ये मेरा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं इस सवाल से है, ये हमने जाने कब से इस सवाल को देख रहे हैं। उसी तरह का उससे छोटा सवाल थोड़ा सा ये है, देखो अंडर रूट n, कोई अंडर रूट कोई संख्या n कोई एक धन पूर्णांक संख्या है, तब अंडर रूट n के बारे में, अंडर रूट n के बारे में अगर कोई बच्चा अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 इन सब को देखेगा तो क्या कहेगा बताओ, परिमेय है। इन सब को देखेगा तो क्या कहेगा, परिमेय है। वहीं अगर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 इनको देखेगा तो क्या कहेगा बच्चों, अपरिमेय है। तो अंडर रूट n ना तो हमेशा परिमेय होगा और ना ही हमेशा अपरिमेय होगा। आप पढ़ो बच्चों ऑप्शन में कि सर्वदा एक धन पूर्णांक, जरूरी नहीं है, देखो ये धन पूर्णांक है और ये धन पूर्णांक नहीं है ना, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है बच्चों, इसीलिए धन पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर्वदा एक धन पूर्णांक संख्या, सर्वदा एक परिमेय संख्या, सर्वदा एक अपरिमेय संख्या, तीनों गलत हो गए, फिक्स कुछ नहीं है बच्चों, है ना। ये धन पूर्णांक भी हो सकता है, देखो अगर ये टाइप का हुआ बच्चों तो इसका मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये तो धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, लेकिन ये नहीं है, देखो है ना। तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, या तो एक धन पूर्णांक संख्या होगा और या एक अपरिमेय संख्या होगा, ये ऑप्शन सही है। देखो बच्चों ये कैसा है बताओ, धन पूर्णांक संख्या है, तो या तो एक धन पूर्णांक संख्या है तो धन पूर्णांक है, और या फिर एक, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो या तो एक धन पूर्णांक संख्या होगी और या फिर एक अपरिमेय संख्या होगा। सबको समझ आया बच्चों, तो ये 3 ऑप्शन गलत है और फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके आगे चले अगला सवाल देखो बच्चों, 100 की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, बताया गया था बच्चों 9 इंटू जितने भी अंक होंगे उससे एक कम 0 होगा, तो
तो 9 इंटू 10 की पावर 99, या फिर 9 और 100 माइनस 1 यानी कि 99 बाहर 0। तो ये तो ऐसे तो नहीं लिखा होगा। अगर कोई छोटा मोटा सवाल होगा 5-6 अंकों का होगा तब ऐसे लिखा होगा, अगर ज़्यादा अंक का होगा तो ये हमेशा ऐसे होगा बच्चों। ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव नंबर जो 1 अंक की संख्या 9, 2 अंक की संख्या 90, 3 अंक की संख्या 900, ये सब किसका आंसर होता है बच्चों? पॉजिटिव संख्याओं का, है ना। इसी में कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो सब डबल होती जाएंगी, सब डबल होती जाएंगी। 1 अंक की पॉजिटिव नेगेटिव मिला के संख्या कितनी होंगी? तो 9 नहीं होंगी, 18 होंगी। 2 अंकों की पॉजिटिव नेगेटिव मिला के संख्या कितनी होंगी? तो 9 नहीं होंगी, 90 होंगी। ये 18 होंगी बच्चों, ये 90 नहीं होंगी, ये 180 होंगी, ये 1800 होंगी। इस तरह से होती जाएंगी बच्चों, समझिए ना। पॉजिटिव का ही आंसर है ये। अगर कह दिया जाए नेगेटिव कितनी होंगी, तो जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव हो जाएंगी, तो इसी का डबल हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये है ये सीजीएल 2017 का आया हुआ क्वेश्चन। इसके आगे चले बच्चों। ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल ये। और इसका एक सवाल और बन सकता है, वो इसमें नहीं है, वो हम लिख दे रहे हैं, है ना। ये सीजीएल 2017 का आया हुआ सवाल है, लेकिन ये देख लेना, अगर हम जिसका जो दूसरा सवाल बनता है बच्चों, वो अगर तुम सॉल्व कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखो कर पाते हो क्या? x प्लस वाई बराबर 2017। अब कह रहा है -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। ये एक सवाल, ये एक सवाल हुआ बच्चों। इसी पे हम दूसरा सवाल एक लिख रहे हैं कि जैसे x प्लस वाई बराबर, 2 ही सवाल बन भी सकता है बच्चों, 2 ही सवाल बन भी सकता है। क्यों 2 सवाल बन सकता है, अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखो सिर्फ 2 सवाल बन सकता है इसमें, या तो ये ऑड होगा, या तो ये ऑड होगा, सम या तो ऑड होगा बच्चों, और या फिर इवन होगा, या तो सम ऑड होगा और या फिर इवन होगा। ठीक है ना। तो ये एक सवाल ये वाला आया है पेपर में, ये वाला अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये बनता है इसी पर। तो अब ये ऑड अगर है तो, और इवन अगर है, ठीक बच्चों। अच्छा, इसके लिए सहायक जो चाहिए वो एक तो ये चाहिए कि -1 की पावर इवन जो होता है, अगर -1 की पावर इवन है बच्चों तो वो +1 हो जाता है, और -1 की पावर अगर ऑड है तब वो -1 हो जाता है। एक तो ये सबको आता है बच्चों, है ना। -1 की पावर इवन +1 होता है, -1 की पावर ऑड -1 होता है। इसके अलावा कि इवन प्लस इवन होता है बच्चों, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, और इवन प्लस ऑड क्या होता है बच्चों? ऑड होता है। बस इतने से ये दोनों सवाल लग जाएंगे, और ये नियम वाइस वर्सा में सही होते हैं। अगर इवन प्लस ऑड होता है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे कि अगर सम ऑड है तो एक नंबर इवन होगा, एक ऑड होगा। कह सकते हैं ना बच्चों। सम अगर ऑड है तो दोनों इवन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों इवन में इवन आएगा, दोनों ऑड में भी इवन आएगा। तो अगर सम ये बच्चों ऑड है तो ये निश्चित है कि इनमें से एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा। बोलो बच्चों, कह सकते हैं ना। अगर x प्लस वाई 2017 ऑड है तो ऑड कब आता है? सम दोनों इवन होंगे, दोनों ऑड होंगे, या एक इवन एक ऑड होगा, इसके अलावा तो कोई केस हो नहीं सकता। तो अगर एक इवन एक ऑड होगा तभी ऑड आएगा, अदरवाइज दोनों इवन या दोनों ऑड के केस में क्या आएगा बच्चों? इवन आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है बताओ, 2017 ऑड है बच्चों, तो ये निश्चित है कि एक्स और वाई में एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा। अब अगर एक इवन है बच्चों, कोई एक इवन होगा, तो अगर मान लो ये इवन है और ये ऑड है, तो जो इवन होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? -1 की पावर इवन जो होगा वो +1 बन जाएगा, और -1 की पावर दूसरा जो ऑड होगा वो क्या रहेगा बताओ? -1 रहेगा। तो एक तो +1 हो जाएगा, इवन जिसमें पावर होगी वो +1 हो जाएगा, और जिसपे ऑड पावर होगी वो -1 आएगा। तो आंसर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। आंसर निश्चित रूप से 0 हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? अगर ये ऑड है तो या तो x और y में दो संख्याओं का योग तभी ऑड होगा बच्चों, जब एक इवन हो एक ऑड हो। तो एक इवन एक ऑड होगा, अब जो इवन होगा वो तो +1 बना देगा, जो ऑड होगा वो -1 बनाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? ये वाला सवाल इससे भी अच्छा सवाल हुआ। क्यों? यहाँ पे सम कैसा है बच्चों? इवन है, यहाँ पे सम इवन है। अब क्या देखा तुमने कि अगर सम इवन होने पर दो केस बन जाएंगे, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। अगर दोनों इवन है बच्चों तो -1 की पावर अगर दोनों इवन है, ये भी दोनों इवन हो सकते हैं, तो अगर दोनों इवन हो जाएंगे तो ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा।
तो आंसर +2 हो जाएगा। और अगर दोनों ऑड हो जाएंगे बच्चों, तब क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तब आंसर -2 हो जाएगा। तो अब अगर x + y ऑड है तब इसका मान निश्चित रूप से 0 होगा, और अगर x + y इवन है तब आंसर 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा +-2, या तो +2 या -2। बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों, रिपीट हो सकता है 100%। ये हम लोग देखो टीचर हैं, है ना, इतने साल से यही सब काम कर रहे हैं, तो सवाल को देख करके एक टीचर की फीलिंग समझ सकता है बच्चों, है ना। मैथ का टीचर जो है वो, जैसे कोई भी टीचर जो पेपर बना रहे हैं वो हमसे थोड़ा ज़्यादा लकी हैं, बस यही ना, तो वो जो है वो फीलिंग सबकी वही होती है बच्चों। जैसे हम लोग एक नए सवाल की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमें तुम्हें पढ़ाना होता है, कहाँ नया मिलेगा, वैसे ही एग्जामिनर के लिए तो और हेडक है। तो वो लोग जो है ना, ये पुराने पेपर्स को निश्चित तुम्हें मिलेगा बच्चों। इतने साल हो गए हमें ये सब काम करते हुए, है ना, और तुम्हें हम इतने ऐसे नहीं कहेंगे, तो जो है इस टाइप का सवाल तुम्हें टकराएगा जरूर। तो जो है अभी ज़्यादा पेपर 2017 के बाद हुए नहीं है, इसीलिए, नहीं तो फिर ये तुम्हें अब तक एक आध जगह आ चुका होता बच्चों। और इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक ऑड वाला और एक इवन वाला, हमने दोनों बनाए बच्चों। ये देखो, प्रथम, ये भी 2017 का आया क्वेश्चन है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के केस में बहुत बच्चों ने इसमें बच्चों गलत कर दिया था। उन्होंने क्या किया था, 1 2 3 से लेकर के 111 तक को जोड़ लिया, और इसका जोड़ निकाला उन्होंने 111/2 और गुणे 111, और यहाँ पर देखोगे तो यूनिट ये 112 आ जाएगा बच्चों, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 56 आ जाएगा, 56 × 111, और यहाँ से यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, और 6 ऑप्शन में भी है। बहुत बच्चों ने 6 टिक कर दिया, गलत है बच्चों, 6 गलत है। ये तब आंसर होता जब कहता पहली 111 नेचुरल नंबर, यहाँ पूर्ण संख्या ना लिखा होता, नेचुरल नंबर, और ये कंप्लीट नंबर ना लिख करके बच्चों होल नंबर लिखो, इसे होल नंबर, और अंग्रेजी में से होल नंबर कहेंगे। तो अब बोलो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें होल नंबर के बारे में बताया गया था, पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया था कि 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक बोलो, 111 पूर्ण संख्याएं जो होंगी। अभी अगर 1 से शुरू करेंगे तो 111 तक जाएंगे, लेकिन अगर 0 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे बच्चों, 110 तक। अब यहाँ से आगे बीच में अगर इसको जोड़ोगे तो 0 और 110 को जोड़ के आधा करोगे बच्चों, और कुल टर्म 111 है। तो अब देखोगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा ये 55 × 111 आएगा। तो यूनिट डिजिट का आंसर जो होगा वो 5 सही है बच्चों, 6 नहीं। ये आंसर होगा बच्चों, यूनिट डिजिट का आंसर जो होगा वो 5 होगा, 6 नहीं होगा। ये आंसर सही है, ये इसका सबसे कॉमन गलत आंसर है। क्यों कई बच्चों ने 6 आंसर दिया बच्चों, क्योंकि उन्होंने जो है प्राकृतिक संख्या समझ लिया। पहली 111 पूर्ण संख्या को उन्होंने 1 से शुरू कर दिया, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है बच्चों, 0 से। अगर 1 से चलोगे तो 1 से 111 के योग निकालोगे तो तुम चाहे nn+1/2 से निकालना बच्चों। यहाँ पे जो है यूनिट डिजिट 56 और 111, यूनिट डिजिट 6 आएगा, है ना। और जबकि सही क्या है बताओ, यहाँ पे 0 से शुरू होगा, और 0 से शुरू करेंगे तो पहले 111 संख्याओं में 111 तक नहीं जाएंगे बच्चों। जैसे 1 से शुरू करें 10 संख्याओं में, तो 1 से 10 पहली 10 संख्याएं चुनेंगे, तो पहली 9 संख्याएं हम चुनी हमने 1 से लेकर के, तो 1 2 3 से चलेंगे बच्चों। वहीं अगर 0 से शुरू होगा तो 0 चलेंगे। तो इसीलिए पहली 111 संख्याएं जो 0 शुरू होंगी, तो अंतिम वाली 111 नहीं बल्कि क्या होगी बच्चों, 110 होगी। आप सॉल्व कर लो इसमें, ठीक है ना। ये एक अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या खास बात थी बच्चों, पूर्ण संख्या का इशू था। अगर किसी को ये ध्यान नहीं दिया किसी ने तो गलत हो जाएगा। 1 से 1000 के पीछे कितनी परमेय संख्या होती है बताया गया बच्चों, 1 से 1000 का गैप हो चाहे 1 से 2 का गैप हो, हमेशा A से B के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट। पेपर में आया हुआ सवाल देखो क्या तुम्हें उलझा रहा है, जानबूझ के उसने ये ऑप्शन दिया बच्चों, है ना। ज्यादातर वो क्या करता है 1001 दे देगा। अब क्या करेगा 1001, 999 और 1000, इनके बीच में लड़के को उलझा देगा। लड़का सोची सी परेशान रहेगा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, है ना। जबकि ये नहीं बच्चों, वो जानबूझ के देखो A से B कह रहा है तो कि 1 से 1000 कर दिया, जिससे लड़के को लगे कि ये कोई नई संख्या आ गई। कोई मतलब नहीं बच्चों, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 1000, 500 से 1000, कोई भी 2 संख्या उठा लो, उनके बीच में परमेय और अपरमेय संख्या दोनों कितनी होती है बच्चों, इनफाइनाइट। अगला पॉइंट देखो, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल बताया जा चुका है बच्चों। एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर का गुणनफल हमेशा हमेशा क्या होगा बच्चों, इररेशनल होगा, है ना। रैशनल प्लस रैशनल अभी सब बताया हमने,
पहले भी बताया है, तुम्हें आ गया है बच्चों ये, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का गुणनफल एक धन पूर्णांक नहीं कह सकते, अपरमेय संख्या श्योर है, भाज्य संख्या परमेय संख्या सब गलत है, ठीक है। इसके आगे चलें। निम्नलिखित में कौन सी शांत संख्या है? शांत टर्मिनेटिंग नंबर है। तो क्या बोलो बच्चों, बताया गया था तुम्हें, ये शांत संख्या किसे कहते हैं? जो आगे जाके समाप्त हो जाए, है ना, जो आगे जाके समाप्त हो जाए, जिसमें कि शेष ना बचे, वो शांत होता है। शांत कब होता है बच्चों? जब a बाई बी के फॉर्मेट में अगर ये जो b है ये 2 या 5 का गुणांक हो, 2 या 5 या दोनों का गुणांक हो, 2 या 5 या दोनों का गुणांक हो, मल्टीपल हो, सिर्फ 2 या 5 या दोनों का। कोई और नंबर अगर आया हर में, a बाई बी में अगर हर में 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर और आया तो वो नंबर अशांत हो जाएगा। जैसे ये क्या है बच्चों, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी शांत संख्या, यहाँ 3 आ गया ना तो अशांत हो गया, यहाँ पे 9 आ गया ना तो अशांत हो गया, ये देखो 7 आ गया ना तो अशांत हो गया, और 5/8 ये अशांत है बच्चों। अगर तुम 8 से 5 में डिवाइड करोगे तो ये आगे जाके खत्म हो जाएगा, शेष बाद में 0 बचेगा, है ना। तो क्यों ऐसा होगा? जब भी 2 या 5 का मल्टीपल होगा। बहुत आया है बच्चों, ये भी सवाल हमसे पहले भी देख चुके हैं, फिर अब ये यूपी ट्रिपल एससी टाइप के एग्जाम में ये आया था, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। इसके आगे चले। निम्नलिखित में कौन सी संख्या शांत नहीं है? शांत नहीं है ना, तो यहाँ पर देखो 7/8 बच्चों, बोलो शांत है, क्योंकि 2 से बना है ये, 1/16 शांत है, 2 से बना है बच्चों। ये देखो 1/80, 80 किससे बना है बताओ? 16 पंचे 80, तो ये 80 जो है ये 16 और 5 से बना है, तो ये भी शांत है बच्चों। ये 16 और 5 2 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। सिर्फ ये देखो कि 15/9, 15/9 गलत है। क्यों बच्चों 15/9 क्यों गलत है? ये 15/9 में अगर तुम इसमें 3 से कैंसिल भी कर दोगे इसे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 5/3 आ जाएगा। 5/3 जो है 3 यहाँ पे आ गया है। तो जब भी ये ऐसा सवाल आए ना बच्चों, देख लेना कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो जा रहा है, तो यहाँ कैंसिल होने के बाद भी 5/3 आ रहा है। अब ये क्या होगा बोलो? अशांत होगा। अशांत यही है, बाकी 8 है, 16 है, 80 है, 80 16 5 से बना है बच्चों, तो ये जो है इसको छोड़ के बाकी सभी जो है शांत संख्याएं हैं। कौन सी संख्या शांत नहीं है? 15/9 शांत नहीं है, ठीक बच्चों। इसका आंसर बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो बहुत अच्छा सवाल। ये क्या कह रहा है देखो इसमें कि यदि पी क्यू आर इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं कि P इज लेस देन Q इज लेस देन R इज लेस देन 13, यूपीएससी का आया सवाल बच्चों ये भी, तो कितनी दशाओं में P प्लस Q प्लस R एक अभाज्य संख्या होगा? क्या कह रहा है बच्चों? P Q R इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, P Q R तीनों अभाज्य हैं, है ना, तीनों अभाज्य हैं। और क्या कहा जा रहा है बच्चों? P Q से कम है, Q R से कम है, और R 13 से कम है, ये है। अच्छा, P Q R तीनों कैसी संख्या है बच्चों? अभाज्य है। अब P प्लस Q प्लस R एक अभाज्य संख्या कितने केसेस में होगी, कितनी दशाओं में होगी, ये पूछ रहा है, ठीक बच्चों। सवाल बहुत अच्छा है। अब 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं देखोगे बच्चों तो 2 3 5 7 ये आएगा, और 11 ये आ जाएगा बच्चों। 2 3 5 7 11 आ जाएगा, 2 3 5 7 11 आ जाएगा। अब पी क्यू आर का मान, अगर पी क्यू आर का मान कैसा है बच्चों? ये इस तरह से है, और अभाज्य संख्या है 2 या 13 से कम में कौन? 13 नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि लेस देन 13 कह रहा है ना, 13 नहीं। अगर इक्वलिटी होती तो 13 लेते, लेकिन लेस देन कह रहा है इसलिए 13 नहीं लेंगे। तो 2 3 5 7 11 ये हुआ बच्चों। अच्छा, अब इसमें देखो, अब इसमें ध्यान देना बच्चों कि ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि जो वैल्यू चुनोगे उसमें P Q से कम होना चाहिए, Q R से कम होना चाहिए, और R 13 से कम होना चाहिए। तो ये संख्याएं हो गई बच्चों। अच्छा, अब P प्लस Q R एक अभाज्य संख्या है, ये कब होगा? तो अब अगर इसमें थोड़ा सोच लोगे तब तो ये सवाल आसान हो जाएगा बच्चों। अदरवाइज अगर तुम बिल्कुल ऐसे ही बनाने लगोगे संख्याएं तो कठिन हो जाएगा, है ना। कैसे देखो समझना बच्चों, P प्लस Q प्लस R एक प्राइम नंबर होना चाहिए, P प्लस Q प्लस R एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसे कितने केस में होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, अगर चुना तुमने, अगर 2 चुना तुमने, तो साथ में ये दोनों नंबर बच्चों 2 के अलावा बाकी सब तो ऑड है ना, बाकी सब ऑड है, तो ये भी ये ऑड होगा बच्चों, और ये ऑड होगा, दोनों ऑड है। P जब 2 आ चुका है, अगर 2 को चुन लिया तुमने, तो Q और R अब निश्चित रूप से 3 5 7 11 ही तो लोगे, 3 5 7 11 में से लोगे तो ऑड और ऑड लोगे,
ऑड और ऑड जुड़ करके क्या आ जाएगा बच्चों, इवन आ जाएगा, इवन आ जाएगा, और ये इवन आ जाएगा, और दो पहले से इवन है तो ये दो और इवन मिल करके इवन आ जाएगा। इवन अगर है तो अभाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा। तो इसका मतलब दो नहीं चुनो, दो ना चुनो, दो ना चुनो, दो ना चुनो बच्चों, टाइम बर्बाद होगा। क्यों, फिर से सुनो, अगर तुमने दो को चुना तो दो तो इवन है, दो इवन है बच्चों। क्यू और आर जब दो तुम चुन चुके हो तो और तो कोई इवन नंबर है नहीं, तो अब 3, 5, 7, 9 में से 7, 11 में से चुनोगे बच्चों, तो क्यू भी ऑड होगा, आर भी ऑड होगा, ऑड और ऑड मिलकर के इवन आ जाएगा, और इवन ये भी आ गया बच्चों, और दो इवन है तो इवन और इवन मिलकर के इवन आएगा, और इवन अगर आएगा तो प्राइम नहीं होगा। जैसे इसको बात समझने के लिए कोई एग्जांपल ले लो बच्चों, तुम जैसे 2, 3, 7 ले लो, या 2, 5, 11 ले लो, कुछ भी चुन लोगे, अगर दो है तो बोलो बच्चों ये और ये दोनों मिलकर के इवन आएगा, ये इवन आ जाएगा, और ये अब बताओ बच्चों 12 आया ना, तो इवन आया। अब इवन अगर है तो प्राइम होने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे देखो बच्चों 5, 11, 16 आ गया, 16 2 18 आ गया, तो ये यहाँ पर जब भी तुम दो को चुनोगे तो क्या होगा बच्चों, ये इवन रहेगा, चूंकि ये दोनों इवन आएगा इसलिए इवन ही आएगा, इवन आएगा तो प्राइम नहीं होगा। तो पहली पॉइंट ये क्लियर हो गया कि दो ना चुनो, ठीक। अब आसान हो गया बच्चों, अगर तुम दो नहीं चुनोगे तो केस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों बच्चों, दो चुना नहीं जाएगा, दो चुना नहीं जाएगा। अब किसमें से चुनना है तुम्हें, 3, 5, 7, 11, इनमें से कितने नंबर चुनने हैं बच्चों, इस कंडीशन को देखते हुए, मतलब ये नंबर पहला नंबर से दूसरा कम होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है बच्चों, है ना। तो अब इसको देखते हुए, अब जब दो तुमने छोड़ दिया है तब ये 4 चॉइस हुई, कल 4 में 3 को चुनना है तो 4 में 3 को चुनने के कुल 4 केस हो सकते हैं बच्चों, एक एक छोड़ते जाओ, है ना। कैसे कैसे देखो, सबसे पहले 3, 5, 7 ले लो बच्चों, 11 छोड़ दिया हमने, अब 7 छोड़ दो, 3, 5, 11 ले लो। पहले हम लोगों ने किसको छोड़ दिया, 11 को छोड़ दिया, फिर किसको छोड़ दिया बच्चों, 7 को छोड़ दो, अब 5 को छोड़ दो, 3, 7, 11 आ गया, अब 3 को छोड़ दो, 5, 7, 11 आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, एक एक 4 में 3 को चुनना है, अभी 5 थे, एक हट गया बच्चों, अब 4 में 3 को चुनना है, तो 4 में 3 को कैसे चुनोगे, तो 4 में 3 को चुनो ही ना, एक छोड़ते जाओ, एक छोड़ते जाओ। तो पहले तुमने किसको छोड़ा, 11 को छोड़ा, 3 अपने आप चुन गया, फिर तुमने 7 को छोड़ा, फिर तुमने 5 को छोड़ा, फिर तुमने 3 को छोड़ा। और अब देखो बच्चों ये नंबर इस ऑर्डर में भी हैं, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू से कम होना चाहिए, इससे पलट तो सकते नहीं है, इसे हम पलट नहीं सकते, है ना। क्यों, तब क्योंकि इसे 7 इधर ले आओगे, 5 उधर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर यही रखना है। अब बताओ बच्चों, यही 4 ऑफ पॉसिबिलिटी है, इसको जोड़ो बच्चों, तो 5, 3, 8, 7, 15, गलत हो गया, ये अभाज्य नहीं है। 8 और 11, 19 अभाज्य है, अभाज्य है। 7, 10 और 21 अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। और लास्ट में बच्चों 7, 5, 12 और 11, 23 अभाज्य है। तो आप बोलो बच्चों कितने केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें p प्लस क्यू प्लस आर एक अभाज्य संख्या है, बोलो बच्चों 2 केस ऐसे आ रहे हैं। कौन कौन से बोलो, 3, 5, 11 रखेंगे तब आ रहा है, 5, 7, 11 रखेंगे तब आ रहा है। 3, 5, 11 में क्या होगा बच्चों, 11, 16 और 3, 19 आ जाएगा, ये अभाज्य है। और 5, 7, 11 रखेंगे तो 23 आएगा, 23 भी अभाज्य है। उसके अलावा अगर हम 3, 5, 7 रखेंगे तो 15 आएगा, 15 अभाज्य नहीं है। और 3, 5, 11 रखेंगे तो 21 आएगा, 21 अभाज्य नहीं है। सबको समझ आ गया बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, फिर दोबारा मिल सकता है ये, ठीक है। इतने ही सवाल थे संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान, तो इतने सवाल हमने बताए बच्चों, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो है अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे इसके आगे वो जो है डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे बच्चों। डिविजिबिलिटी के जो बहुत ही अच्छे डिविजिबिलिटी इधर पिछले 2 वर्षों में, कल लेंगे बच्चों क्लास की डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी पिछले 2-3 वर्षों में नंबर सिस्टम में, जहाँ 2-3 वर्ष पहले तक रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज़्यादा आ रहा था, यूनिट डिजिट बहुत ज़्यादा आ रहा था बच्चों, लेकिन अभी पिछले 2-3 वर्षों में डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा आया है, और उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। इसीलिए जो है अगला जो वीडियो देंगे तुम्हें कल परसों में, वो डिविजिबिलिटी पे होगा बच्चों। 2 लेवल के सवाल होंगे उसमें, डिविजिबिलिटी पे करीब 50 सवाल हम करीब कराएंगे तुम्हें, जिसमें 2 लेवल होंगे।
पढ़ेंगे, एक आसान का और एक अच्छे लेवल का, तो अगला जो है अभी फिलहाल ये संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान बच्चों, ये 2 वीडियो है संख्याओं के प्रारंभिक ज्ञान में। एक वीडियो में, पहले वीडियो में पूरी थ्योरी समझाई गई है और दूसरे में हमने उसके सभी अच्छे क्वेश्चंस को रख करके सॉल्व किया है। ठीक बच्चों, इतना देखो, फिर कल परसों में हम लोग मिलते हैं, उसमें हम लोग जो है डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे अच्छे से, हर तरह का सवाल, आसान से आसान और अच्छे से अच्छा सवाल बच्चों। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं।